तो शुरू करते हैं हम फिर आज की क्लास को। अभी तक हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में अभी तक हमारे सारे लेक्चर्स हो रहे थे। ये सब हमारे प्रेसिडेंट हैं जो अब तक रहे हैं हमारी कंट्री को, जिन्होंने लीड किया है, ठीक है। ये सब मैं कल बता चुकी हूँ आपको। कल की क्लास में हमने ब्रीफ रिव्यू लिया था। कल की क्लास हमारी ऑलमोस्ट रिवीजन पे ही डिपेंड थी, ठीक है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव पावर हो गई थी, एग्जीक्यूटिव हो गई थी, ठीक है, ऑर्डिनेंस हो गया था, इसके बाद मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पावर हो गई थी, जुडिशियल पावर हो गई थी, ठीक है। अब इसके बाद हमारी इमरजेंसी पावर है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि आर्टिकल 52 से लेके 62 तक, ठीक है, आर्टिकल 52 से लेके 62 तक हमारा प्रेसिडेंट को डील करते हैं ये आर्टिकल पर्टिकुलर रूप से, है ना। बट इमरजेंसी तो इसमें कहीं आई ही नहीं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट से इफेक्ट होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ने हाँ कही तो वो आर्टिकल है, नहीं तो नहीं है, ठीक। तो इमरजेंसी एक ऐसा टर्म है जो इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं हमारे, वो सब प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी तो इमरजेंसी लगेगी, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल्स है ना हमारे बच्चों, ये कहाँ है, देखो, प्रोविजन रिलेटेड टू इमरजेंसी, और इसको मेंटेन किस में किया गया है हमने, पार्ट कितना पार्ट है ये, 18th है ना, 18th पार्ट है। पर लिखेंगे आप रोमन काउंटिंग में। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट को आपको रोमन काउंटिंग में लिखना होगा अगर कहीं लिखने की बात आई तो। अगर 18th पार्ट ऐसे लिख दिया ना तो वहीं पे एग्जामिनर क्या कर देगा, उसको कट कर देगा, ठीक। आपको हमेशा रोमन काउंटिंग में ही उसी चीज को लिखना है, ठीक। तो अब क्या हुआ भाई, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक जो है वो इंडियन इमरजेंसी को डील करते हैं। इमरजेंसी वाइस प्रेसिडेंट कराने के बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक इमरजेंसी ही होगा, ताकि आप उसको अच्छे से वहाँ पे डिटेल में पढ़ सको। यहाँ पे मैं एक ब्रीफ रिव्यू दूंगी कि कैसे हम इमरजेंसी लगाएंगे, है ना। पता है कितने तरह की इमरजेंसी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लीजिए, द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज 3 काइंड, 3 तरह की इमरजेंसी है। चौथी इमरजेंसी आज के टाइम में क्या है, एयर इमरजेंसी, है ना। दिल्ली में क्या लगी हुई है इस टाइम पे, एयर इमरजेंसी। दिल्ली छोड़िए, दिल्ली, अब देखो मैं दिल्ली का नाम बदनाम नहीं करूंगी क्योंकि अब इसमें और भी भाई बहन इसके शामिल हो गए हैं। दिल्ली एंड एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, ठीक। आपका सोनीपत, कुछ हद तक सोनीपत भी लपेटे में आ रहा है, पहले सोनीपत नहीं था, ठीक, पर अभी भी सोनीपत थोड़ा बचा हुआ है। पर गाजियाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद कौन से स्टेट में है, यूपी में, तो हम कैसे दिल्ली को कह सकते हैं। नोएडा यूपी में, गुड़गांव हरियाणा में। साइबर सिटी ऑफ इंडिया, साइबर सिटी ऑफ इंडिया कौन है, किसको उपाधि मिली हुई है, गुड़गांव को। आप जैसे गुड़गांव में एंटर करोगे ना, डीएलएफ फेस दुनिया भर के, आंखें सर ऐसे उठाना पड़ेगा बिल्डिंग देखने के लिए, चकाचौंध वाली जिंदगी, ठीक। गुड़गांव जितना दिन में नहीं चलता उससे ज्यादा रात में चलता है, ठीक। तो 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री, रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, किसकी रिकमेंडेशन पे, अगर यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑफ अगर पीएम आ गया ना, या प्राइम मिनिस्टर किसी ने लिख दिया कि प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे क्या होता है, नहीं। खाली अगर प्राइम मिनिस्टर जाके प्रेसिडेंट को ये बोलने लगे कि मैम दिल्ली में इमरजेंसी लगा दीजिए या पूरी इंडिया में इमरजेंसी लगा दीजिए, तो नहीं लगेगी। पीएम को भी कौन रिकमेंड करेगा, कैबिनेट। कैबिनेट किसके अंडर होता है वैसे, पीएम के अंडर होता है। बट यहाँ पे रिकमेंडेशन ऑफ पीएम ना कह के क्या कहा गया है, रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। समझ गए अंतर। अंडर कौन कौन से सर्कमस्टांसिस हैं भाई, ऑन ग्राउंड, पहला, ये हमारा पहला ग्राउंड है, कौन सा है, सिक्योरिटी पर्पस हमारा, ठीक है, सिक्योरिटी, सुरक्षा। अगर हमारी
सुरक्षा को, सिक्योरिटी को थ्रेट मिल रही है, धमकी है बाय वार, युद्ध से, ठीक, युद्ध की धमकी मिल रही है या लग रहा है कि युद्ध होगा, तो कौन सी इमरजेंसी लगेगी? इमरजेंसी लगेगी। कौन सी? इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक, ध्यान रखना, टर्म याद रखना। वॉर के लिए क्वेश्चंस आता है, इसी पैराग्राफ से, इसी 2 लाइन से क्वेश्चंस बन जाता है। किसके अंडर लगेगी पहले ये याद कर लेना, आर्टिकल 32 के अंदर लगेगी। किसके अंदर लगेगी? ये भी हैंग हो गया क्या? ठीक है, आर्टिकल 352 के अंदर ये इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इमरजेंसी। कौन सी? एक्सटर्नल है, एग्रेशन है, वार है, एग्रेशन है कोई हमारा बाहरी, ठीक है, विद्रोह हो रहा है, एग्रेशन है लोगों में हमारे देश के प्रति, तो लग रहा है कि वार हो सकता है, छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं उस कंडीशन में, या आर्म रिबेलियन। इसका मतलब क्या होता है? नहीं, आप बोल सही रहे हो, टर्म तो आपने सही पकड़ी है। रिबेलियन, आर्म रिबेलियन, इसको बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। ठीक, पहले इसको पता क्या बोला गया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, है ना? पहले क्या बोला गया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा था, पर ना वो जो था वो जस्टिफाई नहीं कर रहा था नेशनल इमरजेंसी को लगाने के लिए। तो फिर उस वर्ड को रिप्लेस करके जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल में जाएंगे कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको बदला गया। तो अब ये क्या है? आर्म रिबेलियन है, दिस इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी। ये नेशनल इमरजेंसी लगती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? अगर उसने दे दिया वार, ठीक है, या एक्सटर्नल, ठीक है, कोई भी बाहर का जो विद्रोह हो रहा है, ठीक है, आपका क्या है? एक्सटर्नल एग्रेशन है, कोई वॉर है, तो यहाँ पे लगेगी कौन सी? नेशनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी, कौन सी? एक्सटर्नल। यहाँ पे 2 तरह की इमरजेंसी आएंगी, एक होगी इंटरनल और एक होगी एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये कौन सी इमरजेंसी है हमारी? एक्सटर्नल। अपने आप ही कलर चेंज हो जा रहा है इसका, ठीक है, एक्सटर्नल। ठीक, ये एक्सटर्नल इमरजेंसी हो गई हमारी। और अगर हमारी आर्म्ड रिबेलियन के कारण कोई भी इमरजेंसी लग रही है, वो हमारी क्या हो जाएगी? इंटरनल इमरजेंसी। ठीक, अब इंटरनल इमरजेंसी जो होगी, हमारी जो इंटरनल इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी हमारी कुछ पार्ट में लग सकती है, सम पार्ट्स में लग सकती है, यानी कि जिस भी एरिया को ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है या एक पर्टिकुलर एरिया में ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, मान लीजिए खालिस्तानियों ने मांग उठा दी, मान लीजिए, तो कौन सा एरिया कहाँ उठेगी ज़्यादातर? पंजाब, तो पंजाब में लग सकती है। साउथ में तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो वहाँ क्यों लगाएंगे? नेशनल इमरजेंसी लगाने का मतलब समझते हैं? देश में बहुत सारा बर्डन आ जाना, बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। ठीक, तो डिफरेंस समझ गए दोनों में। और अगर बहुत बड़े लार्ज लेवल पे हो रहा है तो फिर कौन सी इमरजेंसी लग जाएगी? वो फिर फुल कंट्री में लग जाएगी, उसको फिर क्या नाम दे दिया जाएगा? आपका नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, सॉरी, इंटरनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी समझ गए? ठीक, अब आर्टिकल 52 से अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है तो आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी, और अगर हमारा आर्म रिबेलियन के कारण इमरजेंसी लगानी पड़ रही है तो वो हमारी इंटरनल इमरजेंसी होगी। इंटरनल इमरजेंसी हमारी सम पार्ट्स में लग सकती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लग सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ऑन ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट और स्टेट अंडर आर्टिकल, ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर? 356 के अंदर किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगा दी जाती है, उसको क्या बोल दिया जाता है? यहाँ पे उसको नेशनल इमरजेंसी नहीं बोला जाता, उस इमरजेंसी का नाम दे दिया गया है प्रेसिडेंशियल रूल। कैसे लगता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल होना, ये वर्ड आप कैसे समझेंगे? जैसे दिल्ली है, ठीक, अब दिल्ली में क्या हो रहा है कि
ना तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर पा रही है, पोल्यूशन कंट्रोल कर पा रही है, ना एजुकेशन में काम कर पा रही है। मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एजुकेशन में बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं काम किया, बहुत काम किया है। और खाली स्टेट गवर्नमेंट जितना बड़े लार्ज लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है किसी भी स्टेट में, तो स्टेट के साथ साथ यूनियन की भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस चीज़ को रिजॉल्व करने की, बनती है। तो मान लीजिए, चलो मैं दिल्ली, भाई मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं कोई ए सिटी है या ए स्टेट है कोई, ठीक है। ये जो ए स्टेट है, इस स्टेट की गवर्नमेंट में क्या हुआ, उसने काम ही नहीं किया, उसमें काम ही नहीं किया। लोगों में क्या हो गया, ना तो आपका एजुकेशन के एरिया में कोई काम किया, ना एम्प्लॉयमेंट के एरिया में कोई काम किया, ठीक है। पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, क्राइम बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि किसी भी लेवल पे उस गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। अगर किसको लगता है, ये यूनियन गवर्नमेंट को अगर ये चीज़ लगी कि फलाने स्टेट में, यानी कि ए स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही है, अगर कोई भी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगी तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। तो बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्टेट काम नहीं करेगा, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, तो वो क्या हो जाता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। संविधान फेल हो गया जी उस स्टेट में, तो वहाँ पे क्या करेंगे, अब प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। यानी कि उस स्टेट गवर्नमेंट, जो भी अब ए स्टेट में गवर्नमेंट थी, मान लीजिए वाई की गवर्नमेंट थी, वो अब क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक। वाई की गवर्नमेंट जो है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है, ठीक। वाई की गवर्नमेंट अब क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक। अब वाई की गवर्नमेंट यहाँ पे खत्म हो गई, वाई यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट है बच्चों। देखो पहले कंफ्यूज मत होना, वाई क्या है, गवर्नमेंट है, और ए क्या था, यहाँ पे स्टेट था, ठीक। कंफ्यूजन तो नहीं है। अब ए स्टेट में क्या था, वाई जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो गई, ठीक है। वाई गवर्नमेंट जब खत्म हो जाती, ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट रूल जब वहां पे लागू होगा, तो ऑटोमेटिकली जो यूनियन में गवर्नमेंट है ना, किस में गवर्नमेंट है, जो हमारी यूनियन में गवर्नमेंट है बच्चों, ठीक है, वो गवर्नमेंट का रूल्स जो है वो कहाँ पे लागू हो जाएगा, ठीक। यूनियन में जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का रूल, इस गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का रूल अब यहाँ पे यानी कि वाई स्टेट में लागू हो जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं आई, अभी भी नहीं आई, किसको नहीं आई, दोबारा समझिए, ठीक, दोबारा समझते हैं इसको। देखो प्रेसिडेंट रूल कब लागू होगा, अब ये बेचारे क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए, तुम फिक्स्ड ही रहो भाई, ठीक। प्रेसिडेंट रूल कैसे लगेगा, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यानी कि कोई भी स्टेट अगर किसी भी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उस स्टेट से कंप्लेंट आ रही है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है या वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, और वहाँ पे अराजकता का माहौल फैल गया है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, और इस इमरजेंसी का नाम दिया जाता है प्रेसिडेंट रूल, यही नाम दिया जाता है। चलो प्रेसिडेंट रूल नाम दे दिया। प्रेसिडेंट रूल जब हमने नाम दिया है बच्चों इसका, तो अब क्या होगा, कैसे लगता है, जैसे मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट, अब देखो मैं आपको समझाती हूँ, ढंग से समझना। यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, मैं पार्टी का नाम लेके समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बीजेपी, यही है। केंद्र में किसकी सरकार, बीजेपी की। ओनली फॉर एग्जाम्पल, इसको पेपर में लिख के नहीं आना है, ठीक है, नहीं तो रस्टिकेट हो जाओगे, बता रही हूँ मैं पहले ही, सिर्फ आपके दिमाग में बैठाने के लिए ये मैं चीज बोल रही हूँ, ठीक। बीजेपी की गवर्नमेंट है, दिल्ली आ जाइए भाई, ये हमारी यूटी भी है, यूटी ही है, या कोई और स्टेट, चलो हम दिल्ली की बात करते हैं, यहां से आप अच्छे से समझोगे। यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है बच्चों, आपकी।
ज़्यादातर 90% इमरजेंसी एंटी गवर्नमेंट में लगती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। पॉलिटी, राजनीति 90%। 10% ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले स्टेट में नहीं लगा सकते, लगा सकते अगर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीन फेल हो गई तो। ठीक, तो अब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे इस गवर्नमेंट को लग रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है यानी कि आपकी सरकार है वो काम नहीं कर रही है, और यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। तो अब पीएम एंड इट्स कैबिनेट, कौन, किसकी सिफारिश पे, रिकमेंडेशन पीएम एंड इट्स कैबिनेट। ठीक है, तो किसकी रिकमेंडेशन पे, ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति ने महसूस कर दिया और लगा दी, रिकमेंडेशन पे करेंगे तो क्या होगा, यानी कि पीएम एंड इट्स कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे ये बोलेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट साहिबा दिल्ली गवर्नमेंट में ये हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रही है, इसमें ये होना चाहिए था, इस कैटेगरी में ये होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे काम करना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे काम नहीं करना चाहिए था, वो सब चीज़ें वो बता रहे हैं। और वो उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक, तो अब प्रेसिडेंट अगर इस पे अपने साइन कर देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दिल्ली में क्या हो जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। अब प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद क्या होगा, क्या राष्ट्रपति आके यहाँ पे शासन करेंगे, नहीं, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म, जब तक री इलेक्शन नहीं होंगे या जब तक वो रूल लागू है। ठीक, जब तक वो रूल लागू है क्या होगा, तब तक आम आदमी पार्टी सरकार खत्म। ठीक, अब आम आदमी पार्टी सरकार खत्म हो गई तो यहाँ पे किसका रूल्स रेगुलेशन चलेगा, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जब करंट गवर्नमेंट खत्म हो जाती है और प्रेसिडेंट रूल जब चल जाता है तो वहाँ पे कौन सी, किसका रूल चलता है, यूनियन गवर्नमेंट का। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि आप सरकार ने जितने भी ऑर्डिनेंस पास किए हैं, जितने भी बिल एक्ट बनाए हैं, वो सब उस समय नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, और जो यूनियन गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं वो यहाँ पे चलेंगे। समझ गए, यानी कि अगर दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल होता है तो जो लेडीज़ें बस में फ्री हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये सेपरेट किसका है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया रूल है, वो खत्म, क्योंकि आप सरकार खत्म। ठीक, और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो भाई लिया जाता है, उन्होंने तो कोई ऐसा रूल पास नहीं कर रखा, तो यहाँ पे फिर लेडीज़ों को भी किराया देना पड़ेगा। मैं किसी स्पेशल कम्युनिटी को पिन नहीं कर रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो यही एक देखो अलग हट के काम तो किया है, इवन ऑड चलाते हैं। अब पोल्यूशन आएगा, आने वाला है रूल इवन एंड ऑड का, तो वो रूल फिर खत्म हो जाएगा, जो यूनियंस के रूल हैं वही चलेंगे। समझ गए प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, किस आर्टिकल के अंदर लगता है, 356 आर्टिकल के अंदर लगता है, और जो वार के, थ्रेड के और आपने आर्म रिबिलियन के अकॉर्डिंग जो इमरजेंसी लगती है वो आर्टिकल 352 के अंदर लगती है। ठीक, थर्ड देख लीजिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इंस्टेबिलिटी हो गई है हमारी फाइनेंशियल। 1991 याद कर लीजिए, उस समय हमारे कौन थे अर्थशास्त्री, मनमोहन सिंह, बचा ले गए देश को। हर पर्सनैलिटी के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं, उनको बोलते हैं पपेट। लोगों ने एक नाम दिया हुआ है पपेट, कठपुतली, बट उस कठपुतली ने 1991 में इंडिया बचा दिया था। इकोनॉमिस्ट, इतने हाई लेवल की नॉलेज है इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स में, वो इतनी हाई लेवल की नॉलेज रखते हैं कि पूछिए ही मत। उन्होंने बोला यार हमारे देश में ऐसे क्राइसिस तो हम कितना सह पाएंगे, इससे तो हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ जाएगी। अभी तो खाली फाइनेंशियल इमरजेंसी है, और अगर यही कंटिन्यू चलती रही तो फिर हमारा तो नेशनल इमरजेंसी, और पैसा तो भैया नेशनल इमरजेंसी में और भी ज़्यादा चाहिए। तो
हाउ टू डील, कैसे डील करेंगे इस चीज से, समझ रहे हैं बात को। तब उन्होंने क्या दिमाग लगाया, अरे हमारे पास ही नहीं है ना पैसा, विदेश से मंगाओ, उधार मत लो। अब मान लो विदेश से पैसा है, मान लीजिए आपके घर में भगवान ना करे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई या मेरे घर में हो गई, मैं क्या करूंगी, मेरे पास क्या रास्ता है, मेरे पास क्या रास्ता है, कर्जा लेना, बोरो करना, उधार। अब कोई मेरा रिलेटिव तो होगा नहीं, और रिलेटिव भी आजकल नहीं छोड़ते, उस पर क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। यानी कि मैंने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए हैं एक 10% के ब्याज पे, तो 1,000 रुपये तो मैं इसको क्या करूंगी, 1,000 रुपये तो मैं इसका ब्याज ही दे दूंगी, तो मुझे कितना महंगा पड़ेगा। ऑलरेडी मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही हूँ, तो इसका दूसरा रास्ता मैं क्या निकालूंगी कि मेरे पास 200 गज में मेरा घर बना हुआ है, ठीक, 200 गज में मेरा घर बना हुआ है, और उस 200 गज में सिर्फ मैं 60 या 70 गज का जो एरिया है उसको ही रहने के लिए यूज कर रही हूँ। तो क्यों ना मैं पेइंग गेस्ट रख लूँ, क्यों ना मैं उस चीज को रेंट पे चढ़ा दूँ, एसेट्स मेरी है। अब वो पेइंग गेस्ट जो आएगा या जो रेंट पे जो आएगा वो क्या करेगा, मुझे पैसा देगा, तो ना तो मुझे उधार लेना पड़ा, और धीरे धीरे क्या होगा, मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाएगी। तो तब इन लोगों ने दिमाग लगाया कि हमारे पास ही तो पैसा नहीं है ना, हम विदेश से ले सकते हैं, पर हम उधार नहीं लेंगे, नहीं तो हम ही मर जाएंगे। तब इन्होंने क्या किया, MNCs, है ना, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट किया, विदेशी कंपनियों को। उससे पहले विदेशी कंपनी हमारे भारत में नहीं हुआ करती थी। क्या कहा, जमीन हम देंगे, ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट बेचिए। अब उसमें जो अपर मिडिल फैमिली है या जो एलिट क्लास है वो तो खरीद ही सकती है ना महंगे ब्रांड। अब क्या होगा, जो MNCs है वो इंडिया में आई, ये कंपनी मान लिया कोई एक्स कंपनी है MNCs, ठीक है, ये एक्स कंपनी जो है हमारी इंडिया में आ गई भाई, हमने इनविटेशन दे दिया 1991 में, और ये क्या हो गई, ये आ गई, ठीक, ये कंपनी जो है हमारे इंडिया में आ गई, ठीक। अब इस कंपनी के आने के बाद क्या होगा, क्योंकि ये कंपनी आई है तो ऐसे थोड़ी ना आ जाएगी कि कमा के सारा हमें दे देगी। कोई एक्स कंपनी है ये, ठीक है, ये हमारे इंडिया में इसने अपना सेटअप कर लिया, ठीक है, जो कोब है हमारे यहाँ की कंपनी थोड़ी ना है, रेड टेप है हमारे यहाँ की कंपनी थोड़ी ना है, ठीक है, पीटर इंग्लैंड हमारे यहाँ की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, बट एटलीस्ट एट प्रेजेंट ये इंडियन कंपनी है, खरीद ली हमने, है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नाम से पता लग रहा है कि देशी कंपनी है पर विदेशी है। LG अपनी कंपनी नहीं है, सोनी अपनी कंपनी नहीं है, वर्लपूल अपनी कंपनी नहीं है, सब कौन सी कंपनी है, ये विदेशी, और हर घर में विदेशी कंपनी का माल मिलेगा। सबके घर में LG का टीवी हो सकता है, सोनी का टीवी हो सकता है, ठीक है, हुंडई का टीवी हो सकता है, मैक्स हब है ये हमारी कंपनी थोड़ी ना है, समझ में आ गई। चलो, तो अब ये कंपनी आई, अब ये कंपनी अगर हमारे इंडिया में आती है तो ये क्या करेगी, पूरा सेटअप करेगी, किसी की दुकान भाड़े पे लेगी। अब जो इसने कोई भी एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया है या लीज पे लिया है, तो जो भी इसका ओनर होगा बच्चों, उस ओनर को ये क्या पे करेगी, ये कंपनी रेंट पे करेगी। यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस में जब ये जो जगह थी खाली पड़ी थी, अब हमने विदेश से कंपनी बुला ली, ये इस कंपनी को इसने रेंट पे लिया और उसको रेंट मिलना स्टार्ट हो गया, पैसे का फ्लो हुआ। अब इसने अपनी दुकान सजा ली। अब ये मान लो जर्मनी की कंपनी है, तो जर्मनी से थोड़ी ना एम्प्लॉय लेके आएगी सेल करने के लिए, और अगर जर्मनी से ले भी आती है तो वो इंडियन लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी ना जानते हैं कि इंडियन लोग बार्गेनिंग करेंगे या भाई चलो फिक्स रेट लगा लेते हैं, पर लोगों से डील कैसे करना, उनको कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में हम समझाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए उन्हें क्या चाहिएंगे, इंडियन एम्प्लॉय चाहिएंगे जो इंडियन ट्रेडेंसी और इंडियन माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल गया।
एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब एम्प्लॉयमेंट जितने भी लोगों को इन्होंने रोजगार दिया उतने लोगों के घर में सैलरी गई। तो समझे, एमएनसी ऐसे नहीं है कि खाली एक्स कंपनी, बहुत सारी एमएनसीज को इन्होंने इन्विटेशन दिया कि आप आइए, आप हमारे यहाँ पे बिजनेस सेटअप कीजिए, आप प्रॉफिट ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो उस कंपनी ने यहाँ से लाखों करोड़ों कमाए तो कुछ हजार करोड़ हमें भी तो दिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम उस फाइनेंशियल इमरजेंसी से निकल गए। समझ में आई कि एमएनसीज कब आई थी, क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि एमएनसीज कंपनी फर्स्ट टाइम कब भारत में इनवाइट की गई थी और कब से सेटअप हुआ, 1991 से। ठीक है, ड्यूरिंग टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा इसमें, फाइनेंशियल आपका हो गया, थ्रेड मिल रही है, क्रेडिट ऑफ इंडिया ऑफ एनी पार्ट। ठीक है, देयर इज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल किसके अंदर लगती है, 360 के अंदर। अच्छा, इसका मिनिमम पीरियड बच्चों 2 मंथ्स हो सकता है, बट अगर हमें लग रहा है कि 2 मंथ्स में भी हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो काबू में नहीं आ रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो किसके कंसर्न से, पार्लियामेंट के कंसर्न से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। चलो, ये तो आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी समझ ली। अब जो हमने पीछे इमरजेंसी की थी, ये जो 2 इमरजेंसी हैं, हर इमरजेंसी का बच्चों मैक्सिमम टाइम 6 मंथ होता है। ठीक है, कितना होगा, 6 मंथ होगा, मैक्सिमम टाइम 6 महीने। बट 6 महीने में अगर मान लो कहीं से युद्ध हो गया हमारा, 6 महीने में हालात नहीं सुधरे, मान लो युद्ध बंद होते ही तो इमरजेंसी नहीं खोल देंगे ना। ठीक, तो उसमें क्या होगा, इसको क्या किया जाएगा, पार्लियामेंट में इस बात पे विचार विमर्श किया जाएगा और फिर पार्लियामेंट उसको दोबारा से फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर देगा। फिर अगर नहीं हुई 6 महीने बाद, यानी कि साल हो गया, फिर 6 महीने बाद नहीं, फिर पार्लियामेंट उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर देगा। इस तरीके से मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है, 3 ईयर्स के लिए मैक्सिमम। बट अगर बहुत ही बड़ी क्राइसिस है भाई, है ना, होता नहीं है ऐसा, बट इन केस की बिगेस्ट क्राइसिस आ गई, उसको वो हैंडल ही नहीं हो पा रही है किसी भी तरीके से, तब हम क्या करेंगे, तब उसको 3 साल के बाद भी हम वो प्रोसीजर जारी कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम प्रोसीजर ऑफ नेशनल इमरजेंसी कितना है हमारा, 3 ईयर। बट उसके लिए एवरी आफ्टर 6 मंथ हमें क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट से उसको आगे बढ़वाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। इमरजेंसी पावर समझ गए हो, इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट रूल में अंतर समझ गए हो। इमरजेंसी जब लगती है ना, पूरे इंडिया में इमरजेंसी लग गई है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो होता है, जो स्टेट होता है उसको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है यूनियन के द्वारा। ठीक है, यूनियंस अपने तरीके से फिर उस गवर्नमेंट को, स्टेट को चलाती है या उस पर्टिकुलर एरिया को चलाती है। ठीक है, दोनों में होता वही है, पर प्रेसिडेंट रूल टर्म मत यूज कर देना वहाँ पे, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल लगता कब है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक, फाइनेंशियल पावर मैं कल भी कर लिया था कि मनी बिल जो है हमारा, जो आर्टिकल 117 का 1 है, बिना किसके रिकमेंडेशन के पार्लियामेंट में नहीं आएगा और ओनली लोकसभा में ये प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। ठीक, इसके बाद है कोई भी ग्रांट जो है, कोई भी ग्रांट जो है, जब तक की रिकमेंडेशन नहीं होगी, जब तक वो असेंट नहीं करेंगे, जब तक वो साइन नहीं करेंगे, तब तक रिलीज नहीं होगी। फाइनेंशियल पावर है उनके पास, ये नहीं देना पैसा, नहीं देना जी यूपी को पैसा। आपकी पार्लियामेंट ने क्या कर दिया है, सॉरी, आपकी पार्लियामेंट ने क्या किया, उसको पूरा क्या कर दिया, पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, वो बोले कि नहीं साइन नहीं कर रहा मैं इस पर, नहीं देना। तो जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक हम उसको रिलीज नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद क्या होगा, ये हो गया। अब क्या होगा, कोई भी एक्सपेंडिचर करना है ना, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। ठीक, आपको कंटीजेंसी फंड से रिलीज करना है या उसमें बढ़ाना है, देना है या बढ़ाना है। ठीक है, कंटीजेंसी फंड वो होता है जिसमें क्या होता है कि हम फंड रिलीज करते हैं स्टेट को। ठीक, तो इसमें अगर फंड को बढ़ाना है या उसको घटाना है, ठीक,
तब क्या करेंगे, ये जो फंड है ना, कंटीजेंसी फंड है, ये सब आपके आर्टिकल्स में आगे आएंगे, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इनको दोनों की, मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस बता दूंगी। अगर मैं उसमें चली जाऊंगी तो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ना वो कहीं खो जाएंगे, ठीक। तो इस फंड में कुछ इंक्रीज करना है या इसमें ये फंड थोड़ा कम करना है, तो वो कौन कर सकता है, एडवांस में कर सकते हैं, वो किसी को पैसा एडवांस में रिलीज करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक। आगे क्या है, फाइनेंस कमीशन को आफ्टर 5 ईयर रिकमेंड करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू, लाभांश जो होता है, रिवेन्यू का बंटवारा स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे होगा, स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे होगा, वो कौन डिसाइड करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। लेट बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं, कौन से आर्टिकल में है, 112 में, 112 में। बजट वर्ड का यूज ही नहीं है हमारे यहाँ पे, ठीक। क्या बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको भी वो करते हैं। वीटो पावर कल समझ गए थे, वीटो पावर में फिर भी मैं एक ब्रीफ दे रही हूँ, जो बच्चे कल क्लास में नहीं थे या किसी कारण से क्लास उन्होंने मिस कर दी है। वीटो पावर, 4 तरह की वीटो पावर्स होती हैं, ठीक है। वीटो पावर हमेशा कहाँ लगती है, बिल पे लगेगी, ठीक है, बिल पे ही लगती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वो क्या करते हैं, 3 कर देते हैं, असेंट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या रिकंसिडरेशन के लिए उसको रिटर्न कर सकते हैं, किसके पास, दोबारा से इनके पास। यही होता है प्रोसीजर। अब हम इन पे वीटो की बात करेंगे, इसी बिल पे, क्योंकि तो अभी तो ये बिल ही है ना, इसी बिल पे, कोई भी बिल हो, इसी बिल पे क्या होगा, वीटो लगती है। अगर सिंपल मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट, सिंपल अमेंडमेंट के साथ, यहाँ पे सिंपल अमेंडमेंट के साथ, ठीक है, सिंपल अमेंडमेंट के साथ क्या होगा, अगर कोई भी वीटो लगेगी, सॉरी, सिंपल अमेंडमेंट के साथ उसको दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो वाला सिस्टम है, यहाँ पे एब्सोल्यूट। और अगर वहीं पे क्या हो जाए, स्पेशल मेजॉरिटी आ जाए तो क्वालिफाइड, ठीक है। 4 तरह की वीटोज होती हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। 4 तरह की वीटो है, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। हमारे यहाँ पे देखो, जब कभी भी पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट प्रेसिडेंट रिकंसीडर के लिए भेजता है और पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी के साथ उस बिल को वापस से पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देता है, तो साइन करने पड़ेंगे उनको, ठीक है। बट वो प्रोसीजर रिकंसिडरेशन कराने का वो क्या होगा, हमारा एब्सोल्यूट वीटो, समझ में। यानी कि यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी, क्वालिफाइड में स्पेशल मेजॉरिटी, वही प्रोसीजर होगा बट स्पेशल मेजॉरिटी। ये हमारे इंडिया में नहीं है। कहाँ है ये, यूएसए के प्रेसिडेंट को ये साइन उन्हें भी करना पड़ेगा। अगर स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेज देती है तो साइन उन्हें करना पड़ेगा। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है, होल्ड करने की पावर, विद होल्ड, है ना, विद होल्डिंग पावर। यानी कि क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको होल्ड कर रहा हूं, आई विल नॉट साइन, ठीक है, आई विल नॉट साइन, है ना, आई विल नॉट साइन, मैं नहीं कर रहा साइन, उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, होल्ड पे रख दिया और टाइम पीरियड बताया, बताना पड़ेगा, टाइम पीरियड बताया है, तो वहां पे कौन सी वीटो लग जाएगी, सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंस है, ठीक, कि हाँ करेंगे या ना करेंगे, ठीक। और हाँ ना तो होती रहती है, आपको पता है, ऑलमोस्ट में हाँ ही करनी पड़ती है। पॉकेट वीटो है, ना तो हाँ के लिए पता है, ना के लिए पता है, ना रिटर्न किया है, और एक इनफाइनाइट टाइम के लिए, यानी कि टाइम उन्होंने बताया नहीं है कि मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, कितने टाइम के लिए रख रहा हूँ, तो वो पॉकेट वीटो होती है, ठीक। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एब्सोल्यूट वीटो कहाँ कहाँ नहीं लगती है, एब्सोल्यूट वीटो कहाँ नहीं लगती है, मनी बिल पे एब्सोल्यूट वीटो कभी नहीं लगेगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले एक्ट पे कभी भी एब्सोल्यूट वीटो नहीं लगेगी,
समझ में आ गई? क्लियर है वीटो सबको? ठीक है, क्वालिफाइड वीटो में आप अंतर समझ गए हो। अच्छा, एक एब्सोल्यूट वीटो का एक और होता है। अच्छा, एक ना क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन यूपीएससी का है बच्चों। यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द प्राइवेट बिल। हम अब तक बिल 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 करते आ रहे हैं ना, बिल को एक्टिव बनाते आ रहे हैं। अब उसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज प्राइवेट बिल। बताओ क्या होता है प्राइवेट बिल। पढ़ते हैं, चलो प्राइवेट बिल के बारे में पढ़ते हैं कि प्राइवेट बिल भाई होता क्या है। ठीक, बिल तो सबको पता है ना, पार्लियामेंट में जब कोई भी बिल पेश किया जाता है, विधेयक पेश किया जाता है, उसे हम बिल बोल देते हैं ना, बिल बोल देते हैं। अब क्या होगा, प्राइवेट बिल समझिए क्या होता है। देखो, ये हमारी लोकसभा है, ये हमारी राज्यसभा है। ठीक, लोकसभा में कितने मेंबर हैं इस टाइम? कितने मेंबर हैं? 545 और राज्यसभा में 245। ठीक, ये मान लीजिए 545 है और ये है 245, ये ओरिजिनल है। ठीक है, बट मैं अपना कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको जीरो वाले फिगर में लूंगी। ठीक, चलो लोकसभा में क्या हो गए, 200 मेंबर हैं। ठीक, ओरिजिनल स्ट्रेंथ बता दिया मैंने आपको, ये ओरिजिनल स्ट्रेंथ नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। और राज्यसभा में 100 हैं, कम होते हैं। ये लोअर सदन ऑफ आवर पार्लियामेंट, ये अपर सदन ऑफ आवर पार्लियामेंट। इसको लीड करते हैं, इसकी प्रेजाइडिंग कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनकी प्रेजाइडिंग कौन करता है? कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। बट अगर जॉइंट सीटिंग की बात है तो कभी भी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट प्रेजाइडिंग नहीं करेंगे, संबोधित नहीं करेंगे। कौन करेगा? चेयरमैन ऑफ लोकसभा, या वो नहीं है तो डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं करेंगे। ठीक, चलो यहाँ पे आ जाइए। अब हम प्राइवेट बिल समझते हैं। चलो, अब ये जो 200 MPs हैं यहाँ हमने बैठा दिए, 100 हमने यहाँ बैठा दिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, टोटल कितने हो गए भैया? 300। टोटल 300 MPs हैं मान लीजिए हमारे पास, टोटल 300 मेंबर। अब ये 300 के 300 ही मंत्री थोड़ी ना होंगे, सारे MPs मंत्री थोड़ी ना बनते हैं। मंत्री मान लीजिए इन 300 में से कितने बनाऊं भाई? 75 जो है मैं वो मंत्री बना देती हूँ, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है भाई, CM का मतलब चीफ मिनिस्टर मत समझ लेना, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक, 75 है मेरे पास। अब यहाँ पे समझिएगा, 75 हो गए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर। अब इसमें से 75 घटा दो तो कितने बचे? 225। ये हो गए हमारे सिंपल MP। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझिए कि जो 75 बंदों के द्वारा कोई भी बिल लाया जाएगा तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल आया, सरकारी बिल आया। समझ में आई? गवर्नमेंट बिल आया, सरकारी बिल आया, इसको बोलते हैं। और अगर इन 200 पर, अब खाली यही थोड़ी ना करेंगे, सारा काम इन्हीं का ही थोड़ी ना। और अगर इन 225 और खाली अगर इन 225 मेंबर के द्वारा कोई भी बिल लाया गया तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा बिल आया? प्राइवेट बिल आया। ठीक है, प्राइवेट बिल आया। समझ गए? यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा लाया गया बिल गवर्नमेंट बिल कहलाता है, और MPs के द्वारा, जो कि कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं है, MP ये भी हैं, MP ये भी हैं, 75 बंदे जो हैं MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तभी तो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। समझ में आई बात मेरी? यानी कि वो MPs जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लाया गया बिल क्या होगा? गवर्नमेंट बिल होगा। और जो MPs कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ओनली सिंपल MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके द्वारा लाया गया बिल प्राइवेट बिल होगा। समझ में आ गया प्राइवेट बिल क्या होता है? चलो अब यहाँ पे बताइए, कभी भी इनके द्वारा लाए गए बिल पे एब्सोल्यूट वीटो जो है वो काम नहीं करती।
ठीक। इनके द्वारा 75 बंदों के द्वारा लाई गया कोई भी बिल होगा उस पे एब्सोल्यूट वीटो काम नहीं करेगी। इस पे हम एब्सोल्यूट वीटो नहीं लगा सकते, प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो नहीं लगा सकते। एब्सोल्यूट वीटो किस पे लगेगी? प्राइवेट बिल पे। समझ में आ गई बात आपको? चलो ठीक है। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी बंदे को तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद वीटोज हमारी हो गई थी, एब्सोल्यूट वीटो पता लग गया, पॉकेट वीटो पता लग गया। अब ये फैक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, 2 बार इलेक्टेड होके आए हैं। टोटल टाइम पीरियड इनका 12 साल है। अब 2 साल अगर कोई बंदा इलेक्शन में लड़ेगा तो 10 ही साल रहेगा ना। बट उस टाइम का सिनेरियो कुछ ऐसा था कि जो पहला इलेक्शन था वो 6 साल या 6.5 साल पे हुआ, क्योंकि अब तो हर 5 साल पे होते हैं। पहले क्या था, क्योंकि सेटअप कर रहे थे हम तो हर चीज़ फिक्स नहीं थी, तो 12 साल। तो आज तक इनका रिकॉर्ड किसी से भी नहीं टूटा, ठीक है। इनके नाम रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा टाइम तक प्रेसिडेंट पोस्ट पे रहने का, ठीक। 2 टाइम्स होके आए हैं। जो डॉक्टर राधाकृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर को हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं 2 टाइम्स और 1 टाइम्स प्रेसिडेंट, ठीक। वाइस प्रेसिडेंट 2 टाइम्स रहे हैं और 1 टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं। वीवी गिरी जो है ओनली एक ऐसे पर्सन है जो इलेक्शंस के द्वारा आए हैं और जिसमें सेकंड राउंड की काउंटिंग की जरूरत पड़ गई। ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम वहाँ पे दोबारा से काउंट करना पड़ा, ठीक है। आज तक किसी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। अगला है संजीवा रेड्डी जो थे, ठीक है। इज सच प्रेसिडेंट हु लॉस्ट फर्स्ट इलेक्शन, हार गए थे बट सेकंड टाइम वो प्रेसिडेंट बन के आए, ठीक है। और मिसिज लक्ष्मी सहगल जो हैं वो पहली लेडीज कैंडिडेट थी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ी थी। और बनी कौन थी? अब इलेक्शन लड़ी यानी कि जो पहले पर्चा भरता है वो ही काउंट हो जाता है उसमें। समझ में आई? जैसे किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि पंचायती राज को अपनाने वाला पहला स्टेट कौन सा है, और उसमें ऐसे ऐसे क्रम दे दिए थे, तो राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो किसी बच्चे ने पूछा कि मैम आंध्र प्रदेश और राजस्थान को पहले क्यों नहीं लिख सकते हैं? तब मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब जुड़वा बच्चों का जन्म होता है तो कोई एक ही तो पहले आएगा, दूसरा तो बाद में ही आएगा ना। तो सेम कंडीशन है कि एक टाइम में अगर कोई भी चीज़ अडॉप्ट की जा रही है तो पहले कोई एक बंदा करेगा फिर दूसरा करेगा, चाहे विद इन कुछ सेकंड का ही, सम सेकंड्स का ही उसमें डिफरेंस ऊपर होगा ज़रूर, और उसी में काउंट हो जाते हैं फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? चलो ये एक फैक्ट थे भाई। अब आ जाते हैं वॉइस प्रेसिडेंट पे। इसको हम आज ही ख़त्म करेंगे। और क्यों ख़त्म करेंगे? क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। टोटल कॉपी ऑफ प्रेसिडेंट है, पूरी कॉपी ऑफ प्रेसिडेंट है, थोड़ा डिफरेंस है। क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट जो है ऑक्यूपाई करता है सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। प्रेसिडेंट क्या था? फर्स्ट था। इसके बाद क्या होगा? द प्रोविजन रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। कहाँ से लिया हमने ये? मैं पहले बताती हूँ, हमेशा याद, अमेरिका से, ठीक है। देखो यूके से हमने लिया था प्रेसिडेंट, बट वहाँ पे कोई वाइस प्रेसिडेंट है नहीं है, तो हमने वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से उठाया? अमेरिका से। बहुत चालू है हम इंडियन, है ना, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। अब रिलेटेड आर्टिकल रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट एट ए ग्लांस, यानी कि एक नज़र में अब हम देखेंगे। आर्टिकल 63 आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता था। अब मैं प्रेसिडेंट नहीं बोलूँगी, कंपैरिजन आगे करेंगे तो उसमें बोल देंगे, अब सिर्फ मैं वाइस प्रेसिडेंट पे बात करूँगी। 64 में क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द 2 एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है? यहीं पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा का दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? हाउस ऑफ पीपल। नहीं बताया तो आपने भी काम नहीं किया, ये होमवर्क था तुम्हारा, ठीक। काउंसिल ऑफ स्टेट, द काउंसिल, ये टी बड़ा कर लीजिएगा। द काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं हम यहाँ पे? राज्यसभा को, ठीक है। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं।
तो उनके चेयरपर्सन कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? पीपल ऑफ हाउस, लोगों का घर, और ये काउंसिल का घर है, ठीक। तभी वो लोअर हाउस है और ये अपर हाउस है, समझ गए। अगला देखिए आर्टिकल 65 क्या बोलता है हमें? द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कब एक्ट करेगा? प्रेसिडेंट की तरह, एज प्रेसिडेंट कब काम करेगा? कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, मैंने बता दिया था ना कि हमारे प्रेसिडेंट का जब वैकेंसी हो जाती है पोस्ट पे ड्यू टू डेथ या रेजिग्नेशंस ऑफ प्रेसिडेंट या री इलेक्शंस या इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाए या कोई भी अदर कंडीशंस हो जाए, इमरजेंसी की कैजुअल कंडीशन जो हो जाए, उससे वैकेंसी हो जाए, तो उसमें क्या करेंगे? जब हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि मान लीजिए बीमार है प्रेसिडेंट बट उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, एक कंडीशन ये भी हो जा सकती है मेडिकल कैजुअलिटी देखा होगा ना हॉस्पिटल में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है आपातकालीन विभाग, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा बीमार है और उन्होंने रिजाइन नहीं किया और वो एडमिट है और वो क्या कर रहे हैं? नहीं उस पोस्ट को संभाल पा रहे हैं, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। आर्टिकल 65 हमें ये बताता है। आर्टिकल 66 क्या है? इलेक्शंस है, सेम प्रोसीजर है इलेक्शन का जो हमारा प्रेसिडेंट में था, ठीक है। क्या था? नहीं वो नहीं, उसका टर्म बताइए मुझे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला सिस्टम, ठीक, वो याद रखना है आपको, ठीक। इसका टर्म 67 में बताया गया 5 ईयर के लिए होता है। 68 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस वैकेंसी, अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी अगर वैकेंट हो जाती है तो उसको कैसे फिल करेंगे, 68 में बताया गया है। ओथ एंड अफर्मेशन 69 में जो कि प्रेसिडेंट दिलाते हैं, प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते थे। 70 में क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर, ठीक। इसमें प्रेसिडेंट जो है वो डिस्चार्ज है, तो कैसे करेंगे वो आर्टिकल 70 बताता है। 71 क्या होगा? मैटर रिलेटिंग टू क्या होगा? किससे कंडक्ट है? इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कैसे इलेक्शंस होगा? 71 में। क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या होगी? सेम वही क्वालिफिकेशंस होगी जो हमारी प्रेसिडेंट की, सिर्फ एक्सेप्शनल एक है जिसमें प्रेसिडेंट जो थे उनको क्या होना चाहिए था? एलिजिबिलिटी, क्वालिफाइड या एलिजिबिलिटी, क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट के अंदर एलिजिबिलिटी या क्वालिफाइड होने चाहिए वो राज्यसभा के मेंबर के लिए, और प्रेसिडेंट किसके लिए थे? लोकसभा। यही डिफरेंस है बस, बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब ये देखो, सेम उसी मेथड से इनका भी चुनाव होगा, इलेक्शन होगा जो हमने प्रेसिडेंट का कराया था। बट इसमें क्या है? इसमें स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर या यूटी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ओनली कौन पार्टिसिपेट करेगा? पार्लियामेंट। कौन पार्टिसिपेट करेगा? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में बच्चों दो हैं, कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर, बस, और कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझ गए आगे? उसमें तो एमएलएज थे, एमपीज थे, वैल्यूएशन था, वैल्यूएशन का वोट का, एमपीज के वोट का वैल्यूएशन ऐसे ही होगा। जब तक आप एमएलए के वोट का वैल्यूएशन नहीं करोगे तब तक एमपीज के वोट का नहीं कर पाओगे। बट इसमें एमएलए जो है वो वोटिंग नहीं करेंगे, वोटिंग राइट नहीं होता है, सिर्फ एमपीज को होता है, ठीक। स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओनली पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट में 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, इलेक्टेड और नॉमिनेट दोनों, बोथ। प्रेसिडेंट में क्या था? ओनली इलेक्टेड, और महाभियोग में, इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड भी शामिल हो जाते थे। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। राष्ट्रपति के चुनाव में चुने हुए और मनोनीत नहीं होंगे, ओनली चुने हुए होंगे।
और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में चुने हुए और मनोनीत दोनों होंगे, और ओनली पार्लियामेंट यानी कि संसद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के सदस्य ही इसमें भाग लेंगे, स्टेट से कोई भी पार्टिसिपेट इसमें नहीं होगा। अब इसको पढ़ लीजिए, देखो, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नहीं है। इसके बाद क्या है, नॉमिनेटेड जो है कैंडिडेट है वो इलेक्शंस में वाइस प्रेसिडेंट में सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, बाय एट लिस्ट। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, कोई भी बंदा नॉमिनेशन करेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि रिकमेंडेशन होनी चाहिए उनके पास। आगे मैं आपको उसमें भी बता दूंगी, यानी कि 20 तो उसके पास प्रपोजर्स होने चाहिए और 20 उसके पास सेकेंडर्स होने चाहिए। अब प्रपोजर और सेकेंडर्स क्या होते हैं, प्रपोजर वो होंगे जो लिख के, यानी कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यानी कि एमपीज जो हैं वो क्या हैं बच्चों, 100 है मान लीजिए टोटल, ठीक, 100 में से 20 बंदों ने बोला कि जो एक्स बंदा है, जो एक्स मैन है, जो एक्स पर्सन है, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। 20 लोगों ने लिख के दिया, तो ये हो गए प्रपोजर, प्रस्तुतकर्ता, प्रपोज किया है इन्होंने कि इस बंदे को खड़ा कर दो इलेक्शन में, ये खड़ा होना चाहिए। और 20 जो यानी कि ये रिटर्न में, किस में बच्चों, रिटर्न में, लिखित में देंगे। और 20 सेकेंडर यानी कि 20 बंदे इनके पीछे पीछे बोलेंगे हाँ भाई मैं भी इनके साथ हूँ, हाँ भाई मैं भी इनके साथ हूँ, और हाँ भाई मैं भी इनके साथ हूँ। तो 20 बंदे लिखित में, जो पहले लिखित में देंगे वो प्रपोजर, यानी कि मिनिमम 20, एट लिस्ट 20 बंदों को प्रपोजर के रूप में सामने आना पड़ेगा और 20 बंदों को सेकेंडर के रूप में सामने आना पड़ेगा। इनको लिखित में देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपना एसेंट ऐसे ही दे सकते हैं, ठीक, 20 बंदों को। और इनको भी भाई 15,000 रुपये सिक्योरिटी जो है अपनी आरबीआई में जमा करनी पड़ती है। कंडीशन इनके साथ भी वही है कि अगर आप टोटल वैलिड वोट जो पोल्ड हुई हैं, जो पड़ी हैं, वैलिड वोट का अगर आप 1/6 भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं देगा आरबीआई। समझ में आ गया? सेम कंडीशन वहाँ पे भी वही थी। वैकेंसी एक्सपायर हो गई जी, ठीक, कौन एक्सपायर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट नहीं हुए, पूरी लाइन पढ़ लो उनका टर्म एक्सपायर हो गया, 5 साल कंप्लीट हो गए, है ना, खाली एक्सपायर करके मार दिया, ठीक, उन्होंने अपना रिजाइन किया है, रिमूवल हो गया है उनका, अब उनकी या डेथ हो गई है, ठीक है। और डिस्क्वालीफाइड वही जो प्रेसिडेंट में होता था, जो होल्ड ऑफिस और व्हेन इलेक्शन इज डिक्लेयर वॉइड, नल एंड वॉइड, यानी कि इलेक्शंस जो हैं वो क्या हो गए, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गए, अवैध घोषित हो गए, तो री इलेक्शंस के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, वैकेंसी हो जाएगी उनके ऑफिस में, ठीक है। सिंस वाइस प्रेसिडेंट इज, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखिएगा, जो प्रेसाइडिंग करते हैं, एड्रेस करते हैं, सभा को संबोधित करते हैं, संबोधित नहीं करते, उसको लीड करते हैं। संबोधित करना, लीड करना अलग टर्म है, ठीक। लोकसभा में क्या होते हैं, स्पीकर, यहाँ पे क्या होंगे, चेयरमैन, ठीक। तो सिंस वाइस प्रेसिडेंट है इज ए नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा। अच्छा, कितनी मतलब कि अटपटी सी बात है कि राज्यसभा को लीड भी करेंगे, उनके चेयरपर्सन भी होंगे और उसके सदस्य नहीं है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है, वोटिंग राइट नहीं होता है। बट एक होती है कास्टिंग वोट, ये कास्टी लिख दिया है, इसको ज़्यादातर कास्टिंग वोट के नाम से जाना जाता है। कास्टिंग वोट की पावर इनके पास होती है। कास्टिंग वोट क्या होती है बच्चों, कास्टिंग वोट होती है जब क्या हो जाता है, टाई ब्रेकर हो जाता है, टाई हो गया मैच, है ना। देखो फुटबॉल आप देखते होंगे, हॉकी देखते होंगे, दोनों टीम्स में 2 उसने गोल करे, 2 उसने गोल करे, तो क्या होगा, उनको टाई ब्रेकर मिलते हैं, है ना, 1 गोल उसने मारा, 1 गोल उसने, 5 मिलते हैं, तो जिसमें से 2 एक बार और 3 एक बार करेगा तो 3 करने वाली जीत जाएगी। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि किसी एक टीम को ज़्यादा गोल ना हो जाए। तो आप समझ गए, यानी कि
हॉकी में और फुटबॉल में कभी भी दोनों टीम विजेता नहीं होती हैं, टाई ब्रेकर चलता रहेगा। जो टाई वाली वोट होती है, यानी कि क्या हुआ, कोई मैटर आया राज्यसभा में और 50 इधर आ गई जी और 50 इधर आ गई, तो क्या हो गया, ये तो मामला बराबर, टाई। तो अब किसके पास पावर होगी, वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि इसके साथ जाए या इसके साथ जाए। जिसके साथ वो जाएंगे उसके साथ वो ही माना जाएगा, क्योंकि उसकी 51 हो जाएंगी। आप समझ गए। टाई ब्रेकर में इनको कास्टिंग वोट करने का राइट होता है, अदरवाइज वाइस प्रेसिडेंट को वोटिंग राइट राज्यसभा में नहीं होता, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अब यही है, देखो आ गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ क्वेश्चन आता है कास्टिंग वोट और वीटो पावर, डिफरेंस बताइए। एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी में 2 बार पूछा जा चुका है, एमटीएस में 1 बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में 2 बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। कास्टिंग वोट और वीटो पावर में अंतर। कास्टिंग वोट में क्या होगा, समझाया भी मैंने, जिसके साथ भी चली गई वो पार्टी जीत गई। अब वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर में क्या हो गया, मान लीजिए ये 100 के 100 बंदे बोल रहे हैं हाँ चिल्ला के, हाँ 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 हाँ, सारे के सारे यस में हैं, बट यहाँ पे किसी भी बंदे के पास वीटो पावर है। जैसे प्रेसिडेंट वीटो पावर ऐसे ही नहीं किसी को दे दे, क्या पीएम के पास वीटो पावर है, क्या वाइस प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, नहीं। वीटो पावर वाइस प्रेसिडेंट के पास तब आएगी जब वो एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे, समझ में आई। तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, यानी कि उस वीटो पावर में इतनी ताकत है कि 100 बंदे हाँ कह रहे हैं और वीटो पावर लगा के, यानी कि अपना वोट उन्होंने कह दिया नहीं, नो, तो वो नो ही हो जाएगा। आप समझ गए, ठीक है, आप लोग समझ गए। तो कास्टिंग वोट और वीटो पावर में आप अंतर समझ गए। चलो सैलरी पहले 1.25 लाख थी 4 लाख, जैसे प्रेसिडेंट की कितनी है 5 लाख, ठीक, उनकी टैक्सेशन फ्री इनको देना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की सैलरी का जिक्र है, बट यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स एनी, कोई भी उनको क्या दिया जाना है, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, कैसे उनको सैलरी दी जानी चाहिए, कहीं भी नहीं है। उसको कौन रेगुलेट करता है, हमारा पार्लियामेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्रेसिडेंट की सैलरी फिक्स नहीं है, बट पार्लियामेंट उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। और सैलरी किस लिए दी जाती है उनको, वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए नहीं दी जाती कि भाई भारत के उपराष्ट्रपति हैं, धनखड़ जी है ना इस टाइम पे, कि भाई धनखड़ जी जो है भारत के उपराष्ट्रपति है इसलिए ना 4 लाख सैलरी रिलीज की जाए, नहीं, उसलिए नहीं दी जाती। वो किस लिए दी जाती है, उनकी जो कैपेसिटी है, किसके लिए, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जो वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का पोस्ट होल्ड किए हुए हैं, उसके लिए उनको सैलरी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, चलो अब ये सारी चीज़ें वही हैं, एडवांस अनाउंस जो भी होंगे, सैलरी है वो राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में ही उनको दी जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, इस लाइंस में, इस पैराग्राफ में ये बोला जा रहा है कि किसी कारण से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड किए हुए हैं, ठीक है ना, डेथ हो गई है या उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है या वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और वाइस प्रेसिडेंट इस समय क्या बने हुए हैं, प्रेसिडेंट, तो उनको वाइस प्रेसिडेंट वाली सैलरी नहीं दी जाएगी उस टाइम पे। प्रेसिडेंट वाली सैलरी, उनको वेतन भत्ते जो भी फैसिलिटीज़ हमारे प्रेसिडेंट को मिलती है वो ही पावर और फैसिलिटीज़ सारी वाइस प्रेसिडेंट के पास आ जाएंगी। ठीक है, चलो भाई इसमें क्या होगा, ठीक, ये सारी बातें वही बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव में कैसे आएंगे, कैसे उनका इलेक्शंस करके हम लेके आएंगे, सब चीज़ें वही बोल रहे हैं। ओके, ओथ एंड अफर्मेशंस क्या होगा, ओथ दिलाई जाएंगी किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। वहाँ पे किसके द्वारा थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा था। इफ़ एनी वैकेंसी जो है इसमें हो जाती है तो क्या हो गया,
प्रेसिडेंट अंटिल ए न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है, वही बता दिया कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई भी एंट्री होगी तो वही जाएंगे, और जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं बन के आ जाते हैं, री इलेक्टेड होके नहीं आ जाते हैं, वही उस पोस्ट पे काम करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड्स क्या होता है इनका, 6 मंथ होता है। 6 मंथ में आपको री इलेक्शन कराने पड़ेंगे अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट पे भेजें। ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे, सारा सब कुछ वही है बच्चों, ठीक है। अब हम कंपैरेटिव मोड में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ब्रीफ, आपको ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट पार्ट 5, वाइस प्रेसिडेंट भी पार्ट 5। आर्टिकल 52 से 62, यहाँ पे 63 से 71, ठीक, इस आर्टिकल में डील करेगा। इलेक्शन इनका भी इनडायरेक्ट होता है, इनका भी इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ही इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस, ठीक, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस बट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना, ये डिफरेंस है यहाँ पे। मैंने बोला था कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अब इन टेबल से आप समझ जाएंगे। ये बोथ हाउस में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, वो भी नहीं है, बट क्या होगा, चेयरमैन है वो, ठीक है। उसी की वजह से उनको सैलरी दी जाती है, अभी पीछे पढ़ा हमने। इनकी भी मिनिमम एज 35 होनी चाहिए, उनकी भी 35 होनी चाहिए। इसमें क्या हो गया, इनके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने की, और इनके पास राज्यसभा का मेंबर होना। ये भी कोई प्रॉफिट वाली जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है होल्ड नहीं करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। आप देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे अभी हम पढ़ के आए कि नीड, इनको इलेक्शन में खड़े होने के लिए 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर की जरूरत होगी। प्रेसिडेंट में 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर की जरूरत होती है, ठीक है, समझ में आ गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों का 15,000 है। इलेक्शंस कमीशंस ऑफ इंडिया के द्वारा इनका इलेक्शंस कंडक्ट कराया जाता है, उनका भी वहीं से कराया जाता है, और कोई भी डिस्प्यूट होगा तो दोनों का सुप्रीम कोर्ट में हैंडल होता है, यानी कि इलेक्शन नल एंड वॉइड कौन डिक्लेयर करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलो, तो हमारी क्लास आज की होती है यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।